आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन आ गया होगा। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल सेशन 4, जिसमें कि आपको 3 टॉपिक बताए जाएंगे। एक है सेफ एंड क्लीन बर्थ, दूसरा है हमारा ENBC यानी एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, जो कि ये दोनों टॉपिक लिए जाएंगे डॉक्टर किरण श्रीवास्तव मैम के द्वारा। और उसके बाद आएगा हमारा AMTSL यानी कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो कि लिया जाएगा डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता मैम के द्वारा। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते थे, रिकैप करते थे, फिर क्वेश्चन आंसर करते थे, है ना। तो वैसे ही आज भी स्टार्ट करते हैं रिकैप से। तो रिकैप कौन कर रहे हैं? पूजा सिस्टर कर रहे हैं, AMC हॉस्पिटल सिवान बिहार से। तो पूजा सिस्टर प्लीज आप रिकैप करें। पूजा आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट होके रिकैप करेंगे। और कोई जुड़े हैं AMC हॉस्पिटल से पूजा के अलावा? पूजा का आवाज हमें नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग नील। हाँ मैम, गुड इवनिंग। पूजा का सगाई था उस दिन, वो ठीक से सुनी नहीं थी, मैंने तो बोला ही था उस दिन। मैम एक्चुअली योर वॉइस इज ब्रेकिंग मैम, कैन यू रिपीट व्हाट यू हैव सेड? एक्चुअली मैं हिंदी में बोल रही हूँ ताकि सारे स्टाफ समझे, अदरवाइज आई कैन जस्ट स्पीक इन इंग्लिश। Pooja, there was engagement of Pooja on that very day, so she didn't heard the whole session. हेलो हेलो। हेलो। एक्चुअली मैंने तुमको उस दिन भी बताया था, तुमने बाद में हाँ 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 हाँ। कि उसका ओके ओके एंगेजमेंट ओके था, तो वो ओके। नहीं कर रहे थे। तो सो सविता भी प्रेजेंट टुडे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा मैम। सविता सिस्टर, मैम सविता सिस्टर सविता आपके फोन से ज्वाइन कर रहे हैं या अपने फोन से? वो अपना से ज्वाइन की हुई है, ओके, प्लीज आप उसने खुद रिकैप से ज्वाइन करिएगा किया। सिस्टर। सविता बोलो। मैम उनकी आवाज नहीं आ रही है हमें। डिलीवरी वाली पेशेंट थी, उनका हम लोग बनाए थे पार्टोग्राफ, जो धड़कन हम आधे आधे घंटे पे लिए थे। हेलो, हाँ जी बोलिए, सुनाई दे रहा है। फर्स्ट बार उनका जो 100 का जो हार्टबीट था 100 था, 155 से 60 तक था। फिर आधे घंटे के बाद सविता, आपको ये बताना है कि पिछली बार हम लोगों ने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, क्या क्या बताया था, किस चीज के बारे में बताया था आप लोगों को, बस वही बताइए। पार्टोग्राफ के बारे में बताया था। अगर याद हो तो, नहीं याद है तो किसी दूसरे को कहा जाए रिकप करने के लिए। पार्टोग्राफ के बारे में बताई थी मैम। हाँ, वेरी गुड। पार्टोग्राफ क्या है, घटक क्या है, हाँ सुनहरे नियम क्या है, हाँ हाँ। इसमें इम्यूनिटी फ्लूइड को कैसे अंकन किया जाता है। ठीक, और कुछ बताया गया था? जी मैम, और फिर वार्मर में क्या क्या चीज उपलब्ध होना चाहिए। और बच्चे के बारे में भी कुछ बताया गया था? हाँ, बच्चे के बारे में बताया, आपको ये पोजीशन बना के बताई थी और पूछी थी क्या गलत है क्या सही है। चलिए, कोई और भी रिकैप कर सकता है क्या?
कोई और हॉस्पिटल भी करना चाहते हैं रिकैप? मैम उसका नेटवर्क इशू भी चल रहा है आई गेस, बिकॉज इसीलिए हाँ बहुत सारा वॉइस ब्रेक हो रहा था। कोई और भी करना चाहेगा? सिस्टर आप बता बहुत अच्छा रहे थे, बट थोड़ा सा ना वॉइस ब्रेक हो रहा था। कोई और हॉस्पिटल है जो रिकैप करना चाहेंगे? नाजनीन बताइए, आप बताएंगे क्या क्या पढ़ाया गया था पिछली बार? नाजरीन सिस्टर बताइए। मैम सवाल बताइए। रिकैप कर रहे हैं बेटा, हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था ना वो पूछ रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या मैम क्या वो पढ़ा था। कल के क्लास में मैम लास्ट क्लास में वो बेबी रिसेक्शन का बताया गया था, फोटोग्राफ के बारे में बताया गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। सरकारी डिलीवरी कराओगे सरकारी में तो कुछ ना और क्या बताया गया था? मैम वो क्लास पूरा होने पाया था, फोटोग्राफ के बारे में बताया गया था कि उसमें क्या क्या देखते हैं, और बेबी रिसेक्शन के बारे में बताया था। वो क्लास हम लोग की पूरी हो नहीं पाई थी मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसका वीडियो हम लोग आपको शेयर कर देंगे, लिंक जी है ना, मैम। जी मैम। जिसमें क्लास हुआ था। ठीक है जी मैम। मैम, किरण मैम लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मैम। उसके बाद सवाल के बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आलोक जी प्लीज रिक्वेस्ट है कि जो लोग ऐसे बोल रहे हैं ना उनको प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। मैम वो बताया कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट फुल डायलेटेड आती है तो उसका फोटोग्राफ कैसे बनाएंगे? जैसे वो 10 सेंटीमीटर पे आई ही है, हाँ हाँ तो फिर उसका फोटोग्राफ में कैसे उसको मेंशन करेंगे? अब सीधे 10 सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगी, और उसके बाद उसका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है तब भी तो देखना है। हाँ मैम। क्या लाइकर है ये देखना है, कितनी देर में उसका प्रोग्रेस, डिलीवरी कितनी देर में हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये देखना है। तो फोटोग्राफ से आपको क्या फायदा होता है ये जानना चाहिए। फोटोग्राफ बनाने से फायदा क्या है? मान लीजिए आपने किसी स्टेज में किया, आपकी ड्यूटी चेंज हो गई, जी मैम। और अब आप तो चली गई, अगली स्टाफ आई, आपने उसको मुंह से जरूर बता दिया कि हाँ भाई 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन था, मेम्ब्रेन एब्सेंट थी या मेम्ब्रेन प्लस था, और उसके बाद फिटल हार्ट था, सब कुछ आपने बता दिया और चली गई। जी मैम। वर्बल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। जी मैम। वर्बल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। जी मैम। अब मान लीजिए कि दूसरी स्टाफ जो आई और उन्होंने उस समय नहीं देखा, उन्होंने सोचा कि आपने तो 4 सेंटीमीटर बताया था, तो अभी तो बहुत देरी है, 4 घंटे बाद हमें देखना है, तो चलो हम नहीं देख रहे हैं उसको, दूसरा काम करने लगी। दूसरा लिखा पढ़त का काम होता है, आप लोगों का चार्ज लेना देना, सामान देखना। जी मैम। उस समय आपने उसको नहीं देखा पेशेंट जी को। मैम। अब पता चला कि उसका थोड़ी देर बाद एसबी डिलीवरी हो गई, होता है ना ऐसा कभी कभी। तो एसबी जी मैम। डिलीवरी हो गई, लेकिन आपने तो कुछ ऐसा नहीं बताया था कि मिकोनियम आ रहा था या मेम्ब्रेन कब से एब्सेंट थी उसकी। जी आप मैम। आपने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा था। जी क्योंकि मैम। आपने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा था, तो इसलिए आप नहीं कह सकती हैं कि मैं तो सिस्टर को ये बता कर गई थी। जी मैम। और सिस्टर कहेंगी कि ऐसा ही था, दूसरी जी मैम। सिस्टर कहेंगी ऐसा ही था, तो फिर इससे आपकी इंटीग्रिटी पर डाउट हुआ। तो इसीलिए पार्टोग्राफ बहुत जरूरी है कि कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, क्या लाइकर का स्टेज है, क्या डायलिटेशन है, फीटल हार्ट क्या है, मैटरनल क्या लेवल चल रहा है, उसका पल्स बीपी टेम्परेचर क्या है, ये सब देखने के लिए हम पार्टोग्राफ जरूर बनाते हैं, जिससे कि जज कर सकें कि किस समय हमको किसी तरह का इनिशिएटिव लेना है या नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करना है। जी तो मैम। ये फोटोग्राफ था जो आप लोगों को पिछली बार बताया गया था। डॉक्टर अमृता ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया था, एक एक पॉइंट समझा समझा कर। फिर उसके बाद आप लोगों को बताया गया था न्यूबॉर्न रिससिटेशन। तो आपने अपने हॉस्पिटल में रोज ही देखा होगा, रोज ही न्यूबॉर्न का
रिसिस्टेशन किया जाता है। जो बच्चा 28 हफ्ते से कम होता है, जो बच्चा कमजोर होता है, किसी भी तरह से पहले से मालूम होता है, हम लोगों को एंटिसिपेशन होता है कि इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए हमें पहले से क्या तैयारी करनी पड़ती है, इसके बारे में हम तैयार होके रहते हैं पहले से। चाहे पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म करके, चाहे वार्मर को ऑन करके, इन सब तरह से। और कितना हमारे पास गोल्डन समय होता है, कितनी देर का समय गोल्डन पीरियड कहलाता है? 1 मिनट। 1 मिनट मैम। 1 मिनट जो है वही गोल्डन पीरियड होता है, जिसमें कि हमें बच्चे को बचा लेना है। अगर बच्चे को एस्फिक्सिया है, अगर बच्चा किसी बैड कंडीशन में है और वो 1 मिनट हम लोगों से नेग्लेक्ट हो गया, तो फिर हम लोग उस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि आधे मिनट से लेके 1 मिनट तक का जो समय होता है, उसी में बच्चे को हमें क्लीन भी कर लेना है, एसेस भी कर लेना है, उसका रेस्पिरेशन एसेस कर लेना है, देख लेना है कि कुछ उसने इनहेल तो नहीं किया है, मिकोनियम वगैरह, और फिर उसको तुरंत वार्मर में रख के रिसस्टेट करते हैं अम्बू बैग से, रेस्पिरेशन वगैरह। तरह से हम लोग न्यूबॉर्न रिसस्टेशन करते हैं। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को पिछली बार बताई गई थी। अब आज आपकी सेफ और क्लीन डिलीवरी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और फिर न्यूबॉर्न को कैसे केयर करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर कैसे हम लोग एमटीएसएल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेफ और क्लीन डिलीवरी के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग ही बताएंगी कि 6 क्लीन क्या होता है? कोई अनम्यूट करके बताइए। सिक्स क्लीन के बारे में किसी ने पढ़ा है, किसी ने सुना है? मैम 6 क्लीन में क्लीन हैंड्स है, क्लीन सरफेस, क्लीन पेरिनियम होना है, क्लीन कट होना है, और क्लीन सीट यूज करना है, और क्लीन क्लैंप यूज करना है। वेरी गुड। तो बिल्कुल सही बताया आपने कि 6 क्लीन के बारे में बिल्कुल सही बताया है। तो अब हम आज के लेसन के बाद ये जानेंगे कि कैसे 6 क्लीन क्या होता है, डिलीवरी के समय हम 6 क्लीन कैसे यूज करते हैं, हाउ टू परफॉर्म नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, एंड व्हाट इज ENVC, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, एंड हाउ टू कंडक्ट द AMTSL एंड इट्स इम्पोर्टेंस। थर्ड स्टेज लेबर के बाद कैसे हम एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, इसके बारे में हम जान जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आपका दिखाया गया है 6 क्लीन क्या होता है। हैंड वॉश, सबसे पहले हैंड वॉश भी किस तरह से करते हैं, सुमन के हिसाब से हैंड वॉश करते हैं। फिर हमारा सरफेस क्लीन होना चाहिए, जहां हमें डिलीवरी करानी है, जहां बेबी रखना है, वो सब सरफेस हमारा पहले से क्लीन होना चाहिए जबकि हम डिलीवरी कराने जा रहे हैं। डिलीवरी करा रहे हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट को पॉटी हो जाती है, होती है ना, मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है तो गंदगी हो जाती है। तो हमें पहले पेरिनियम को क्लीन करना है। पेरिनियम क्लीन करने के लिए कैसे करेंगे? तो पेरिनियम क्लीन करने के लिए हम लोग बीटाडिन से करते हैं। फिर हमारे पास क्लीन कट करने के लिए, क्लीन कट क्या करना है, हमें कॉर्ड को कट करने के लिए सीजर होना चाहिए। क्लीन टॉवेल होनी चाहिए। कितने टॉवेल होना चाहिए? 2 टॉवेल एटलीस्ट होने चाहिए। एक से बेबी को फर्स्ट क्लीन करते हैं और सेकंड टॉवेल से रैप करते हैं। और क्लीन क्लैंप होना चाहिए, कॉर्ड क्लैंप होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अब है कि स्टेजेस ऑफ लेबर, इसके बारे में भी आप लोगों से पिछली बार पूछा गया था कि कितने स्टेजेस होते हैं लेबर के। तो लेबर के 4 स्टेज माने जाते हैं, मेनली तो 3 होता है, और 4th स्टेज जो होता है उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। 2 घंटे तक पेशेंट को और बेबी को दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है कि जब सर्वाइकल डायलिटेशन शुरू होता है, यानी कि ट्रू लेबर स्टार्ट हो जाता है, तब से लेके जब तक फुल डायलिटेशन हो जाता है सर्विक्स का, उसको हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स कितना हुआ? इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर। फिर सेकेंड स्टेज क्या हुआ कि फुल डायलिटेशन सर्विक्स हो गया और उसके बाद से बेबी की डिलीवरी हुई। तो जब तक बेबी की डिलीवरी होती है तब तक के स्टेज को हम सेकेंड स्टेज कहते हैं, यानी कि फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड टिल डिलीवरी ऑफ द फीटस। थर्ड स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज में डिलीवरी ऑफ फीटस के बाद एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, फुल प्लेसेंटा जब पूरा बाहर निकल आता है तब उसको हम कहते हैं इट इज थर्ड स्टेज। तो मेनली ये थर्ड स्टेज ही होता है, 3 स्टेज में लेबर के होते हैं। और 4th स्टेज जो होता है उसमें प्लेसेंटा के एक्सपल्शन के बाद से 2 घंटे तक कम से कम बेबी और मदर को हम लेबर रूम में ही अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, तो वो 4th स्टेज कहलाता है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? एक लेटेंट स्टेज होता है और दूसरा एक्टिव फेज होता है। तो लेटेंट स्टेज में क्या है? सर्विक्स का डायलिटेशन जब आपका 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद आपका 2 कंट्रैक्शन आता है या उससे कम आता है पर 10 मिनट्स में, तो वो लेटेंट स्टेज हुआ। और एक्टिव स्टेज क्या हुआ कि सर्विक्स का डायलिटेशन मोर देन 4 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, उसके बाद आपके 3 कंट्रैक्शंस आते हैं या 3 से ज्यादा भी आ सकते हैं, और वो परसिस्ट करते हैं मोर देन 40 सेकेंड, तब वो आपका एक्टिव फेज माना जाता है। और सर्वाइकल डायलिटेशन उसी हिसाब से 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, तो जिसको कि हम एक्टिव फेज ऑफ लेबर कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे कि ट्रू और फॉल्स लेबर में डिफरेंस क्या होता है। अक्सर पेशेंट आती हैं हम लोगों के पास कभी कहने के लिए कि डॉक्टर साहब हमको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। घर वाले लेकर आते हैं, वो लोग समझते हैं कि भाई इतना दर्द हो रहा है तो आज ही डिलीवरी हो जाएगी, अभी डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उसको फॉल्स लेबर पेन कह के घर भेज देते हैं। तो फॉल्स लेबर पेन कह के जब घर भेजते हैं तो क्या अंतर है? कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये ट्रू लेबर था कि फॉल्स लेबर था? तो उसके लिए ट्रू लेबर के लिए जो पेन आता है वो कंटिन्यूअस आता है, रेगुलर आता रहता है, प्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन फॉल्स लेबर पेन में इरेगुलर पेन आएगा, कभी आएगा फिर थोड़ी देर तक एकदम सन्नाटा छा जाएगा और फिर थोड़ा सा पेन उसको महसूस होगा। सेकेंड स्टेज है कि फर्स्ट लोअर बैक पेन होता है, फिर वो स्वीप करके टुवर्ड्स एब्डोमेन जाता है ट्रू लेबर पेन में। बट इन फॉल्स लेबर पेन इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स लोअर एब्डोमेन, और ये लोअर एब्डोमेन में ही कन्फाइंड करके रहता है। ट्रू लेबर पेन किसी भी आराम से आप उसको आराम करने को कह दीजिए कि आराम करो, लेकिन अगर ट्रू पेन है तो उसमें उसको आराम नहीं मिलेगा और खत्म नहीं होगा, वो तो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ता ही जाएगा। लेकिन लेबर अगर फॉल्स है तो उसको आराम करने से आराम मिल जाता है, पेन सबसाइड कर जाता है उसका। फिर ट्रू लेबर पेन जो है वो ड्यूरेशन में इंक्रीज करेगा, ज्यादा देर तक रहेगा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी भी जल्दी जल्दी बढ़ेगी। लेकिन फॉल्स लेबर पेन में ड्यूरेशन नहीं बढ़ता है, इंटेंसिटी भी नहीं बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा नहीं होती है। फिर
ट्रू लेबर पेन में हमने देखा कि शो हमेशा रहता है, लेकिन शो के साथ ब्लड स्टेन डिस्चार्ज भी रहता है, दैट इज म्यूकस डिस्चार्ज होता है। लेकिन फॉल्स लेबर पेन में ऐसा नहीं होता है, केवल उसको लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट फील करती है कि शायद यही लेबर पेन है, और तब वो हॉस्पिटल आती है। लेकिन हम लोग उसको टेस्ट करने के बाद, जांच करने के बाद बताते हैं कि ये ओके। Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I saw some message. ज्वाइन नहीं हो रहा है किसी का। No, no. वो that was the I guess previous messages, ma'am. They joined already. Okay, okay. तो ये है कि शो अगर फॉल्स लेबर पेन है तो उसमें शो नहीं रहेगा, लेकिन अगर ट्रू लेबर पेन है तो ब्लड स्टेन शो हमें पता चलेगा, और वो म्यूकस डिस्चार्ज होता है, जिससे कि हम कहते हैं कि इसको लेबर पेन हो रहा है, सही लेबर पेन है। ट्रू लेबर पेन में सर्वाइकल चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन अगर फॉल्स है तो उसमें सर्वाइकल चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम देखते हैं कि सेकेंड स्टेज में क्या होता है। सेकेंड स्टेज में जब डायलिटेशन पूरा हो जाता है और बेबी आउट होता है, उसको हम सेकेंड स्टेज कहते हैं। तो नॉर्मली इट लास्ट बिटवीन 1 to 2 hours, लेकिन अगर इससे देर होता है तब फिर हम उसमें एक्शन लेते हैं, है ना। तो यही जो अभी आपने पूछा कि 10 सेंटीमीटर अगर डायलिटेशन है तो फिर अब हमें क्या करना है पार्टोग्राफ में। हमें यही तो देखना है कि 10 सेंटीमीटर किस समय हो गया था डायलिटेशन, और कितनी देर हो गई उसको 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन हुए, कि अभी तक हमने उसका डिलीवरी हम लोग नहीं करा पाए हैं। तो हमें एक्शन लेना पड़ जाएगा और उसकी डिलीवरी के बारे में सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो दिस स्टेज लास्ट अबाउट 1 to 2 hours। अब कैसे हम देखेंगे साइंस ऑफ इमिनेंट डिलीवरी। वल्वा में गैपिंग होने लगती है, पेरिनियम थिन होने लगता है, बल्जिंग पेरिनियम हो जाता है और थिन होने लगता है, और एनस जो है वो भी खुलने लगता है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पीवी ना करके केवल एनस के ही तरफ ध्यान देते हैं कि एनस की ओपनिंग हो रही है कि नहीं हो रही, उस पर प्रेशर पड़ेगा तो एनस भी ऐसा लगेगा कि एनस खुल रहा है। फिर बेबी का हेड कभी दिखाई देने लगेगा, वल्वा पे आ जाएगा तो उसके सर के बाल दिखाई देने लगते हैं, और क्लाइंट जो है, पेशेंट जो है, वो पुश करती है, पुश अच्छी तरह से पुश करती है, कि बियर डाउन जिसको कहा जाता है, बियर डाउन करती है। ऐसे में हमें क्या करना है, हमें पेशेंट को एनकरेज करना है पुश करने के लिए, लेकिन कब, जिस समय कंट्रैक्शन आता है उस समय अगर वो पुश करेगी तो हेड नीचे आएगा। अगर विदाउट कंट्रैक्शन वो पुश करेगी तो उसकी एनर्जी लॉस होगी। उसको हम लोग कहते हैं लंबी लंबी सांस लो, लंबी लंबी सांस लो, नहीं तो बच्चा ऊपर हो जाएगा, ऐसा आप लोग कहते होंगे हमेशा। तो इसलिए उसको डीप ब्रेथ लेने के लिए कहते हैं और पुश करने के लिए कहते हैं। जिस समय पेन आ रहा है, जिस समय कंट्रैक्शन हो रहा है, उस समय उसको पुश करने के लिए प्रेशराइज करते हैं। अब हमारे पास एक केस सिनेरियो है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। XY any patient is a 25-year-old woman who is delivering her first child, मतलब कि वो प्राइमी है, as she is in full dilatation with strong contractions। 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो गया उसका सर्विक्स का, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस भी आ रहे हैं। The nurse is giving perineal support to deliver the head of the baby. What is the need for perineal support? Does the pregnant mother need episiotomy? If yes, then why? Tell me.
टेल मी। मैम एक बार हिंदी में बोलना होगा। ओह सॉरी सॉरी। मैम उसको पेरिनियल सपोर्ट नहीं करेंगे तो रेक्टम से टेर हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या उसको एपिजोटमी लगा दिया जाए? एपिजोटोमी लगा करके भी मैम उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि नहीं सपोर्ट करने से वो टेर भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा। है जिसका पहला बच्चा होने वाला है, फुल डाइलेटेशन है, फुल कंट्रैक्शंस हो रहे हैं, अच्छी तरह से पेन हो रहा है उसको। अब नर्स को कहा गया है कि पेरिनियल सपोर्ट टू डिलीवर द हेड ऑफ द बेबी। लेकिन पेरिनियल सपोर्ट की क्या आवश्यकता है? बच्चा तो अपने आप निकल आएगा। डज द प्रेग्नेंट मदर नीड एपिजोटमी? बताइए, क्या उसको एपिजोटमी की जरूरत है? यस मैम, रेप्चर होने की मैम अगर संभावना भी आराम हो से आ जाता सकती है है। तो कोई इपिस्टोमी का जरूरत नहीं है। अगर हेड फांस रहा है तो इपिस्टोमी हमको देना पड़ेगा। अगर मैम बेबी का वेट कम है तो एपिजोटोमी का जरूरत नहीं पड़ेगा। और अच्छा। उसका पेरिनियल साइड अगर उसको कितने बेबी प्लेस का ज्यादा है तो नहीं करना पड़ेगा। कितने बेबी का हेड सर्कल लेकिन वो तो प्राइमी है। हर प्राइमी का तो आप लोग एपिजोटमी लगाती हैं, हर प्राइमी में एपिजोटमी दिया जाता है ना? यस मैम। नहीं मैम, अगर बेबी का वेट कम हुआ और वो अगर आराम से आ जाता है तो उसमें एपिस्टोमी नहीं लगाते हैं। अगर बेबी का वेट ज्यादा हुआ, उनका जगह नहीं उस तरह है, तो एपिस्टोमी देना पड़ेगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पेरिनियल सपोर्ट नहीं देंगे तो एनस तक टियर होने के चांसेस हैं, और अगर हम एपिजोटमी देते हैं तो हर केस में हमें हर प्राइमी में एपिजोटमी देने की जरूरत नहीं होती है। तो बिना एपिजोटमी के भी अच्छी तरह से सपोर्ट देने के बाद नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है, प्राइमी की भी। ओके, जी मैम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम प्राइमी हो या मल्टी, उसको सपोर्ट तो देना जरूरी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्राइमी हो या मल्टी सपोर्ट देना जरूरी है। और प्राइमी हो या मल्टी, अगर आवश्यकता है तो हमें एपिजोटमी लगानी पड़ेगी। अदरवाइज कोई रूल नहीं है कि हर प्राइमी को आप एपिजोटमी लगाइए ही, है ना? Why is it important to give a perineal support during delivery? To avoid perineal tear. Okay. एपिजोटमी के इंडिकेशंस क्या क्या हैं? Hence, episiotomy is not indicated to every patient, है ना? सारे मरीजों में एपिजोटमी की जरूरत नहीं है। कब जरूरत पड़ती है? फीटल वेट, बच्चे का वजन अगर 4 kg से ज्यादा हो, सेकेंड स्टेज बहुत देर से पड़ी हुई है पेशेंट और डिलीवर नहीं कर रही है, तब इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी अगर हम करा रहे हैं, फॉर्सेप लगाने की जरूरत है, अगर फॉर्सेप लगा रहे हैं, वेंटूज लगा रहे हैं, तो उस समय हमें एपिजोटमी जरूर लगाना चाहिए। फिर अगर माल प्रेजेंटेशन है किसी तरह से, तो उसमें माल प्रेजेंटेशन यानी कि शोल्डर डिस्टोसिया हो रहा है, तो ऐसे केस में हम एपिजोटमी लगा के डिलीवरी कराएंगे। नेक्स्ट। अब हम लोग आ जाएं कि कैसे हम लोग नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कराते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने बताया कि हमें 6 क्लीन का ध्यान रखना है ना? अपना लेबर रूम हमारा क्लीन होना चाहिए, सबसे पहली बात तो यही है। हर तरह की तैयारी होनी चाहिए, सारी ट्रे आपकी तैयार रहनी चाहिए, बेबी ट्रे तैयार रहना चाहिए, मदर का एपिजोटमी ट्रे तैयार रहना चाहिए, पीपीएच ट्रे तैयार रहना चाहिए। ये सारी ट्रे आपकी एट हैंड रेडी रहना चाहिए, है ना? अब डिलीवरी करानी है तो कैसे हम सपोर्ट करके उसको वेजाइनल डिलीवरी करा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इंश्योर कंट्रोल डिलीवरी ऑफ बेबी हेड वर्टेक्स का। मैंने बताया कि सबसे पहले पेरिनियम को क्लीन करते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से,
जिससे कि ऊपर से लेके नीचे तक क्लीन करते हैं। बार बार एक ही स्वाब को इधर उधर अंदर बाहर नहीं करते हैं, नहीं करना है ना। जी। फिर एक हाथ जेंटली ऑन द हेड एज इट एडवांसेस विद कंट्रैक्शंस एंड सपोर्ट पेरिनियम विद अदर हैंड। दूसरे हाथ से पेरिनियम को सपोर्ट देना है। एक हाथ से तो आपको हेड को सपोर्ट करना है और दूसरे हाथ से पेरिनियम पैड लेके पेरिनियम को सपोर्ट करना है कि जिससे टीयर ना होने पाए। और एनस को भी हम कवर रखेंगे। जिस हाथ से पेरिनियम को सपोर्ट कर रहे हैं उसी हाथ से एनस तक उसका सपोर्ट हो जाता है। और एंड कवर एनस विद पैड held in position by palm of the hand during delivery. Ask the mother to breathe steadily and push only during contraction. मदर से क्वेरी करते हैं, बताते हैं कि आप जिस समय कंट्रैक्शन होता है उसी समय पेशेंट पुश करेगी। जोर लगाइए जोर लगाइए, आप लोग कहती हैं ना हिंदी में, जोर लगाओ, लेकिन उस समय जिस समय की उसका कंट्रैक्शन हो रहा है आता है उस समय हमें किसी तरह से ऊपर चढ़ के फंडल प्रेशर देके डिलीवरी नहीं करानी है। इतना ध्यान रखिए आप लोग। Yes, ma'am. डिलीवरी तो होनी है और अपने आप हो ही जाएगी। हम लोग थोड़ा सपोर्ट करके उसको टीयर से बचाते हैं, है ना। तो टीयर से बचाने के लिए हम लोग उसको क्लाइंट को अच्छी तरह से बताया था ना हम लोगों ने, रिस्पेक्टफुल मदर केयर करना है। तो उसको बहुत प्यार से समझाते हुए उसको पुश करने के लिए प्रेरित करना है, जबकि उसके कंट्रैक्शंस हो रहे हैं। जब कंट्रैक्शंस आ रहा है तो और लंबी लंबी सांस लेने के लिए उस बीच में उसको एनकरेज करेंगे, जिससे कि मतलब वो ब्रीथ भी कर सके और आराम से डिलीवरी भी कर सके। फिर बेबी का हेड अपने आप रोटेट करके बाहर निकलता है। तो जिस तरह से अलाउ स्पॉन्टेनियस रोटेशन एंड रिट्रीब्यूशन ऑफ हेड आफ्टर डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमें देखना है कि हमें कॉर्ड को कैसे मैनेज करना है। कई बार ऐसा होता है कि लूज कॉर्ड जो है वो बच्चे के गले में होता है। तो सबसे पहले धीरे से हम देखेंगे कि बच्चे का कॉर्ड बच्चे के गर्दन में तो नहीं है। अगर उसके गर्दन में है, गले में है और लूज है तो कोई बात नहीं है, वो स्प्लिट करके अपने आप हट जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बट अगर ये एनी मैसेज नील, am I audible clearly? Yes ma'am, you are audible. Okay. तो अगर कॉर्ड जो है थोड़ा टाइट है गले में या डबल कॉर्ड राउंड नेक है तो फिर हमको उस समय उसी में उसके लूप को, कॉर्ड के लूप को टाई करके और क्लैंप करके कट कर देना है, जिससे कि कॉर्ड अलग हो जाए और बेबी की डिलीवरी आसानी से हो सके। नेक्स्ट। अब सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ तक तो हो गया, अब हेड भी आ रहा है, हेड को हमें डिलीवरी करानी है, लेकिन कैसे कराएंगे? हमें शोल्डर को भी निकालना है बेबी के। अगर आराम से बेबी निकल आ रहा है, मल्टीग्रेविडर है, तो उसमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, एक पुश में बेबी आउट हो जाता है। लेकिन प्राइमरी में थोड़ी सी हम लोगों को हिम्मत दिखानी पड़ती है। जो प्रोवाइडर है यानी कि जो स्टाफ हैं, जो स्टाफ नर्स हैं जो डिलीवरी करा रही हैं, उनको भी पेशेंस रखने की जरूरत होती है, क्योंकि उनका पेशेंस ही उस समय काम आता है। पेशेंट तो मतलब परेशान रहती है और वो तो उस समय भी चिल्लाती है कि मेरा पेट चीर दीजिए, ऑपरेशन कर दीजिए, हमसे अब नहीं लिया जा रहा है, हमसे दर्द नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अगर हमारी स्टाफ भी उस समय परेशान हो जाएंगी तो वो उस समय उसको सपोर्ट करना छोड़ देंगी और कहेंगी ठीक है भाई, इनका ऑपरेशन करवा दिया जाए। लेकिन अगर स्टाफ हमारी हिम्मत वाली हैं और वो समझती हैं कि नहीं, इसकी तो डिलीवरी नॉर्मल हो ही जानी है, एकदम सब चीज ठीक है, पेल्विस ठीक है, लाइकर ठीक है, बेबी आउट हो रहा है, इतना टाइम नॉर्मली लगता है, तो हमें उस समय वेट करना है कि उतना टाइम हम उसको
पेशेंसली दें जिससे कि बेबी आउट हो सके। तो इट ऑलवेज हैपेंस, वेट फॉर द स्पॉन्टेनियस रोटेशन एंड डिलीवरी ऑफ द शोल्डर। अपने आप शोल्डर की डिलीवरी होती है तो सबसे पहले एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होती है, हैं? तो दिस यूजुअली हैपेंस विद इन 1 to 2 minutes ऑफ डिलीवरी ऑफ हेड एंड अप्लाई जेंटल प्रेशर। ऊपर से जरा सा हाथ रखा आपने तो उससे देखा आपने कि उसका अगला हिस्सा पहले आ गया। फिर देन लिफ्ट द बेबी अप, थोड़ा सा उसके सर को आपने ऊपर उठाया तो पोस्टीरियर शोल्डर भी स्विप करके आ जाता है आराम से, और उसके बाद पूरी बॉडी रोटेट होके अपने आप बहुत आसानी से बाहर आ जाती है। अब जैसे ही बच्चा आउट हुआ, आपने तुरंत घड़ी की तरफ निगाह दौड़ाई, क्या टाइम हुआ है। अगर आप नहीं देख पा रही हैं तो अपने असिस्टेंट से कहा टाइम देख लो, टाइम देख लिया गया। वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि घर वाले बहुत लोग बहुत तरह का विश्वास रखते हैं कि जन्म का टाइम एकदम सही सही हमको मालूम होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जो कि हमने देखा है, क्योंकि मैं तो सदर हॉस्पिटल में पोस्टेड थी और वहां पर बहुत बहुत डिलीवरी होती थी। एक साथ 4-5 डिलीवरी हो रही है, स्टाफ डिलीवरी करा रही हैं, टाइम देख भी लिया है उन्होंने, लेकिन उसके बाद जब टिकट लिखने बैठती थी तब वो पूछती थी दूसरी सिस्टर से, अरे सिस्टर उसका क्या टाइम था, सिस्टर उसका क्या टाइम था। अब सिस्टर भी उस समय ठीक ठाक बता ही देती हैं, कभी कभी सोचती हैं कि अच्छा अभी 5 बज रहा है, नहीं तो वो तो 5:15 बजे निकला था बच्चा, वो तो 5 बजने में 5 मिनट बाकी था तब बच्चा निकला था, तो उसी हिसाब से टाइम डाल दिया जाता है। लेकिन घर वाले चाहते हैं, क्योंकि उनको जन्मपत्री बनवानी रहती है, पंडित और सबको दिखाना रहता है, तो वो चाहते हैं कि एकदम एग्जैक्ट टाइम जिस समय बच्चा निकला है ठीक हमें वही टाइम हमें मालूम होना चाहिए, उसी समय बच्चा क्राई किया है वही टाइम हमको पता होना चाहिए। तो इसलिए घड़ी लेबर रूम में सबके रहती है और घड़ी से टाइम देख लेना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे की मैसेजेस क्या हैं इसके, सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड। की मैसेजेस हमारे यही होंगे कि 6 क्लीन के बारे में सबको मालूम होना चाहिए। ऑल 4 स्टेजेस ऑफ लेबर, कितने लेबर के स्टेजेस होते हैं ये सबको पता होना चाहिए। एपिजियोटमी हर केस में लगाने की जरूरत नहीं है, और नॉर्मल डिलीवरी की टेक्निक क्या है, कैसे हम नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, इसके बारे में हर स्टाफ को जानना बहुत जरूरी है, जो भी डिलीवरी कराती हैं स्टाफ, क्योंकि आपका पेशेंस बहुत काम आता है कि किस तरह से हम नॉर्मल डिलीवरी असिस्ट कराते हैं। इसको असिस्टेड डिलीवरी भी कह सकती हैं आप, जिसको कि आप बहुत आराम से डिलीवरी कराती हैं। अगर हमारी स्टाफ, हमारी सिस्टर, हमारी डॉक्टर खुद टेंस हो जाएं कि भाई बहुत देर हो गई है अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, ये पेशेंट पुश नहीं कर रही है, चलो इसका तुरंत ऑपरेशन कर दिया जाए, तो फिर हम लोग उसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते हैं। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए बहुत ही पेशेंस की जरूरत है। इसीलिए कहा गया है कि जब 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन में आती है पेशेंट तो हमें जल्दी जल्दी उसकी पीवी करने की जरूरत नहीं होती है, 4 घंटे बाद ही करना चाहिए पीवी, जिससे कि हम टाइमली उसको असेस कर सकें, बशर्ते कि अगर उसको स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस ना आ रहे हों, उसका मेम्ब्रेन एब्सेंट हो के मेकोनियम ना आ रहा हो, ऐसी कोई कंडीशन है, या फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो इन सब कंडीशन में हम दोबारा पीवी करके उस केस को असेस करते हैं। तो अभी तक आपको बताया गया जो सेफ एंड क्लीन डिलीवरी के बारे में, सबकी समझ में आई बातें, बताइए। यस मैम। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ क्वेरी? मेरे समझाने से आप लोगों के समझ में बात आती है ना? को अपने कार्यकलाप में कुछ हेल्प मिल रहा है कि नहीं, कुछ चेंजेस आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं अपने बिहेवियर में, अपने काम करने के तरीके में? कर रहे हैं मैम।
चलिए तो नया नया सीखते हैं। तो अब हम लोग आ जाए एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। इधर से झाड़ू कर है ना। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर क्या होता है बच्चे। नेक्स्ट स्लाइड। किधर दे रखी है नील, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या अब हमें देखना है कि बेबी तो आउट हो गया। बेबी आउट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बच्चे को कहाँ रखते हैं, माँ के पेट पर। माँ के पेट पर रखते हैं। माँ के पेट पर रखते हैं मैम। फिर क्या करते हैं, क्लीन करते हैं मैम। फिर क्या करते हैं, जी क्लीन करते हैं। उसके बाद करते हैं। फिर क्या करते हैं, किडनी ट्रे में। उसके बाद बेबी को ड्राई करते हैं मैम। ऊपर 2 तलिया जो पेट में रहता है, पहले वाला तलिया में उसको ड्राई करते हैं। ओके। उसके बाद प्लेसेंटा को पाल्पुलेट करते हैं। हाँ अगर पाल्पुलेशन कम हो गया तो वेरी गुड, बता रही हैं, सही बता रही हैं। कोड काट देते हैं उसके बाद। हाँ बिल्कुल सही। फिर इसके बाद वाला तौलिया हटा के दूसरा वाला तौलिया में लेके वार्मर में ले जाते हैं। हाँ उसके बाद अगर म्यूकस वगैरह मुंह में रहा तो थोड़ा म्यूकस सक्शन से सक्शन कर देते हैं। उसके बाद अगर ऑक्सीजन का जरूरत है तो ऑक्सीजन दे देते हैं, नहीं जरूरत है तो देने का जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए जल्दी ऑक्सीजन, देखिए जल्दी ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई परेशानी है बच्चे के रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में, तो फिर हमें उसे अम्बू बैग से देना है, क्लीन करना है। और इसलिए ऑक्सीजन हमारे पास जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, वो बच्चे के लंग्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर हमने अननेसेसरी उसको दिया तो इसलिए हर बच्चे को ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने सही बताया कि जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ, डिलीवरी के तुरंत बाद उसको हमने माँ के एब्डोमेन पे रख दिया। माँ के एब्डोमेन पे रखने के बाद एक टॉवेल से उसको क्लीन किया, साफ किया, उसको बच्चे को ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद उसको हमने, अच्छा तेल वगैरह लगाती है कि नहीं आप लोग? नहीं मैम, बच्चे को तेल लगाया जाता है ना? नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनका वो जो भादी कैसे सा रहता है उसमें से बच्चा को ठंडा या गर्मी से बचाता है। अगर हम तेल लगा देते हैं तो वो खत्म हो जाता है। वेरी गुड। तो इसलिए इन्फेक्शन भी होता है मैम तेल लगाने से। हाँ, दाने निकल आते हैं बच्चों को। तो अब वो सिस्टम खत्म हो गया। पहले तेल लगाया जाता था, मालिश की जाती थी, बच्चे को नहलाया भी जाता था तुरंत। तो वो सिस्टम अब खत्म है। उससे बच्चे को केवल ड्राई हमने उसको पोंछ दिया, ड्राई हो गया बच्चा, फिर उसको दूसरे टॉवल में ले लिया, क्योंकि पहला टॉवल तो गंदा हो गया आपका, थोड़ा गीला भी हो गया। अब आपने उसको दूसरे ड्राई टॉवल में, जो कि पहले से रूम टेम्परेचर पर आपके रखा हुआ है कमरे में, तो वार्म है वो टॉवल, उस टॉवल में हमने बच्चे को रैप कर लिया। रैप करने के बाद हमने उसी समय देख लिया था कि बच्चे का रेस्पिरेशन ठीक चल रहा है, कॉर्ड पल्सेशन उसका बंद हो जाए, तब हम उसके कॉर्ड को क्लैंप करके कट कर देते हैं। ये 1 से 3 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, अगर कोई और इंडिकेशन नहीं है तो डिले करने के लिए। फिर उसके बाद हम तुरंत बेबी को माँ के पास लगा देते हैं। बेबी क्राई कर रहा है, सब कुछ ठीक है, तो फिर हम कुछ नहीं करते हैं, उसको माँ के पास लगा देते हैं। तो इस तरह से बेबी को माँ के पास लगा दिया तो ब्रेस्ट फीडिंग भी उसकी स्टार्ट हो गई। इतना करने में हम लोगों को 15-20 मिनट समय लगता है। तो विदिन 1 आवर बच्चे को हमें फीडिंग करा देनी है। फिर उसके बाद में बच्चे का वेट लेना है। वेट लेने के बाद उसको विटामिन के लगाना है, और बाकी इम्यूनाइजेशन, ओरल पोलियो है,
फिर हेपेटाइटिस बी है, ये सारी चीजें हम 24 घंटे के अंदर उसको लगा सकते हैं। बीसीजी का इंजेक्शन है, ये सब हम 24 घंटे के अंदर उसे लगा सकते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में आपको यही दिखाया गया है कि पहले आपने घड़ी में टाइम देख लिया, बेबी को माँ के एब्डोमेन पे रख दिया, एब्डोमेन पे रखने के बाद आपने उसको ड्राई किया बेबी को, फिर एक टॉवल से दूसरे टॉवल से रैप कर लिया। तीसरी बार आपने देखा कि बच्चे को आपने पल्सेशन कम हो गया, खत्म हो रहा है, तब आपने बच्चे का कॉर्ड कट कर दिया 1 से 3 मिनट के अंदर। फिर बच्चे का वजन लिया और उसके बाद उसको एक आइडेंटिफिकेशन बैंड बांध दिया गया बेबी को, जिससे कि पता चले कि ये किसका बेबी है ना, लड़का है कि लड़की है और किसका बच्चा है। इसलिए आइडेंटिफिकेशन बैंड बहुत जरूरी होता है बांधना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए एक घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध लगा देना है। अब इससे होता क्या है, बहुत सारी डेथ जो न्यूबॉर्न की होती हैं एस्फिक्सिया के कारण, इन्फेक्शन के कारण, इन सब से हम बच्चों को बचा सकते हैं हाइपोथर्मिया के कारण। तो नए न्यूबॉर्न बच्चों को हम लोग अगर पहले से केयर करते हैं तो उसको बचाया जा सकता है। जो कि हमने 8 स्टेप्स बताए डिलीवरी के बाद क्या क्या करना है, उन सब स्टेप्स को फॉलो करने से हम बच्चे के न्यूबॉर्न केयर करते करते उसकी किसी भी तरह की डेथ को, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को, हाइपोथर्मिया को, एस्फिक्सिया से, इन सब चीजों से बच्चे को बचा सकते हैं। इन सब चीजों से आज भी डेथ हो सकती है, कल भी हो सकती है, 1 महीने के अंदर भी हो सकती है, और आगे भी उसकी जल्दी डेथ हो सकती है अगर केयर ना किया जाए तो हम लोग अगर न्यूबॉर्न में जब पैदा होता है बच्चा, उसी समय अगर हम इतनी केयर करते हैं तो फिर हम पूरी तरह से बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी बीमारियों से उसको बचाया जा सकता है। तो न्यूबॉर्न का क्या इम्पोर्टेंस है बर्थ में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। की मैसेजेस वही हुआ कि लॉट्स ऑफ डेथ कैन बी सेव, like hypothermia, asphyxia, infection can be prevented by providing essential newborn care to the all newborn babies immediately just after the birth, and conducting all the 8 steps जो हमने अभी आपको बताया essential newborn care के, उसको अगर आप करते रहें तो उससे आप बच्चे को बचा सकते हैं। थैंक यू। Any questions from anyone? नो मैम ठीक है। Any query? नहीं मैम। Very good. तो आप लोग हमेशा इन सब पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। 8 स्टेप्स जितने हैं वो हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, और जिससे कि आपके हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आती हैं, जो भी जननी आती है, अच्छे से सुंदर से बच्चे को लेकर आपके हॉस्पिटल से आपको दुआ देती हुई जाए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। हाँ जी, कोई सवाल है क्या? मैम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में लेटेंट फेज है, उनके बारे में एक बार बतला दीजिए ना। लेटेंट फेज और एक्टिव फेज दो होता है। लेटेंट फेज में क्या होता है कि सर्विक्स का डायलेटेशन हो गया आपका मोर देन 4 सेंटीमीटर, लेकिन कंट्रैक्शंस उसको कम आ रहे हैं, 1-2 कंट्रैक्शन आ रहा है, पेन हो रहा है उसे, और वो रियल पेन है, ट्रू लेबर पेन में है, लेकिन रुक रुक कर आ रहा है, देर से आ रहा है ना, पर 10 मिनट्स पे 1-2 कंट्रैक्शंस आ रहे हैं। लेकिन एक्टिव फेज में वही कंट्रैक्शंस का रेट बढ़ जाएगा और 10 मिनट के अंदर ही 2-3 कंट्रैक्शन या उससे ज्यादा कंट्रैक्शंस आने लगेंगे, और वो
मतलब वेट करेगा, रुकेगा, देर तक रहेगा। लेटेंट फेज में है, देर तक नहीं रहेगा, कंट्रैक्शंस आए तुरंत खत्म हो गया। लेकिन अगर आप एक्टिव फेज में देखेंगे तो वो कंट्रैक्शन देर तक रहता है। आप कहती है ना कि हाँ ये दर्द आया, ये देर तक है, आपने उसके ऊपर पेट पर हाथ रखा हुआ है, यूट्रस आपको कड़ा हो गया है, तो आप उसको कहती हैं कि हाँ ये देर तक कंट्रैक्शन है, ये अब जरूर इसका प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है और डिलीवरी अच्छी होगी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। एंड सेंटा वीटा हॉस्पिटल आप लोगों का आई होप क्लियर हो गया होगा लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का। तो थैंक यू सो मच किरण मैम, बहुत अच्छे से हमारा आज दो स्टैंडर्ड्स जो वो कवर हुआ। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड की, जो कि है हमारा स्टैंडर्ड नंबर 9 AMTSL एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ये हमारे बीच अभी मौजूद है डॉक्टर मीनाक्षी मैम। तो ये वाला जो टॉपिक है डॉक्टर मीनाक्षी मैम आप लोगों को समझाएंगे, और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो और मैम से पूछ सकते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने किरण मैम से पूछा वैसे ही। ठीक है, मीनाक्षी मैम ओवर टू यू। थैंक यू। हेलो मीनाक्षी। हेलो, हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते। आज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, हम ओपीडी में ही हैं, बस ओपीडी से बोल रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा सा रश हो गया था ओपीडी में, तो उसकी वजह से। हाँ मैडम, एक्चुअली वो भी नहीं है, स्पीकर ईयरफोन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हम मोबाइल से डायरेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं। हमने अपना मंगाया है, लैपटॉप मंगाया है, लेकिन अभी तक आ नहीं पाया। आवाज आ रही है ना मेरी साहब? हाँ आ रही है मैम, आ रही है मैम। जी मैम आवाज आ रही है। जी मैम, हाँ मैम आ रही है। हाँ एक्चुअली मेरे ईयरफोन भी घर पर ही हैं आज। हेलो, हाँ आज हम बात करेंगे, मैडम ने आप एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, मैडम ने आप लोग को बहुत अच्छे से फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में बताया। अब नंबर आता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हुआ इंडक्शन, हाँ इंडक्शन ऑफ लेबर से अप टू द full dilatation, and full dilatation to delivery of the baby is second stage। और थर्ड स्टेज में आता है from the delivery of the baby to the delivery of placenta। तो इसको इसी में जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी तक जो इंटरवल होता है वो उसको थर्ड स्टेज बोलते हैं। वो यूजुअली 5 मिनट से आधा घंटे तक की होती है। तो हम लोग 5 मिनट, यूजुअली 5 मिनट में प्लेसेंटा निकल जाता है। प्राइमी में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मल्टी में थोड़ा सा जल्दी निकल जाता है, और हमको मैक्सिमम आधा घंटे तक वेट करना है। लेकिन एक्टिव मैनेजमेंट से थर्ड स्टेज की लेबर से हम लोग इस पीरियड को छोटा कर सकते हैं, जैसे जल्दी प्लेसेंटा की डिलीवरी हो सकती है और ब्लड लॉस को कम कर देते हैं। तो इसका मेन हमारा एम है ब्लड लॉस को कम करना, क्योंकि हम लोग की भारत में या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ जो होती है माँ की, वो ब्लीडिंग से होती है। PPH जिसको बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पोस्टपार्टम हेमरेज को देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड नील। हाँ, तो इसमें 3 स्टेज होता है। उसमें क्या क्या करते हैं AMTSL में? 1, 2, 3। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूट्रोटोनिक ड्रग, दैट इज सिंटोसिनोन। सिंटोसिनोन विद इन 1 मिनट ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी। 1 मिनट के अंदर, बच्चा पैदा होने के 1 मिनट के अंदर आपको 10 यूनिट सिंटोसिनोन की देनी है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। वो आप पेशेंट जैसे लेथोटमी पोजीशन में लेटी रहती है, तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई में लगा सकते हैं। 1 सेकेंड। एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई में आपने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा दिया। फिर दूसरा स्टेप है कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन। कंट्रोल
कॉर्ड ट्रैक्शन कैसे देंगे? आपका एक लेफ्ट हैंड प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर रहेगा और दूसरे हाथ से आप कॉर्ड पकड़ेंगे और कॉर्ड को होल्ड करने के बाद उसको यूट्रस को पुश करेंगे ऊपर की तरफ और कॉर्ड को नीचे की तरफ खींचेंगे। तो हल्का हल्का करेंगे। जब आपको सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा के साइन दिखने लगेंगे, जैसे कॉर्ड लंबी होने लगेगी, आपने सिंटोसिनोन इंजेक्शन दे दिया है और उसका इफेक्ट आना शुरू हो रहा है, प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है। जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होगा वैसे ही यूट्रस जो है वो टाइट हो जाएगा और कॉर्ड लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा गश ऑफ ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ये 3 साइन होते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के: क्रिकेट बॉल अपीयरेंस ऑफ यूट्रस, गश ऑफ ब्लड, लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड। तो जब ये कॉर्ड थोड़ी सी लंबी होने लगे उसके ना, तो आपको ऊपर की तरफ पुश करते हैं यूट्रस को और नीचे से कॉर्ड को खींचते हैं। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। मतलब आपने कंट्रोल करके कॉर्ड पे ट्रैक्शन लगाया और फिर उससे प्लेसेंटा की डिलीवरी कराई। तीसरा चीज होती है, जैसे ही आपने डिलीवरी प्लेसेंटा निकल गया उसके बाद यूट्राइन मसाज किया। यूट्रस को ऊपर से मसाज करते हैं कि यूट्रस जो थोड़ा बहुत एटोनिया होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करके तो ब्लड लॉस को कम करने के लिए। मेन एम हमारा है ब्लड लॉस कम करना। और कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन इसलिए कहेंगे, यदि आप कॉर्ड को कस के खींच देंगे सीधे जब प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ है, उससे पहले कॉर्ड को खींच देंगे तो क्या होगा, कभी कभी इन्वर्जन ऑफ यूट्रस हो सकता है, कॉर्ड आपके हाथ में टूट सकती है। तो उसको रोकने के लिए कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन देंगे। ब्लीडिंग कम करने के लिए, यूट्रस जल्दी सेपरेट हो जाए, ब्लड लॉस कम हो, उसके लिए यूट्रोटॉनिक देंगे और यूट्रस मसाज करेंगे। फिर इससे, इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, 66% पीपीएच के उसको रोक सकते हैं एएमटीएसएल से। मतलब यदि 3 पेशेंट को पीपीएच होना होगा तो उसमें से आप 2 पेशेंट का पीपीएच रोक सकते हैं, तो और 1 पेशेंट को मतलब हो सकता है 1 में ना रुके, लेकिन फिर भी 3 में से आपने 2 लोगों को बचा लिया, 2 का ब्लड लॉस कम कर दिया, तो वो एक बहुत अच्छा प्रोसीजर हो गया। तो 66% हम लोग लॉस को रोक सकते हैं। और ये है ब्लड। बस तीसरा टॉपिक वही है कि इट्स हेल्प इन एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। एएमटीएसएल का मेन एम है प्लेसेंटा एक्सपल हो जाएगा और ब्लड लॉस कम हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड मान नील। अब क्वेश्चन है आपके पास, विद इन हाउ मिनट्स शुड प्लेसेंटा बी डिलीवर्ड? तो वो हमने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया। कोई बताएगा? 15 से 20 मिनट में प्लेसेंटा डिलीवर कर जाना चाहिए। मैक्सिमम आपको हाफ एन आवर तक वेट करना है। यूजुअली 5 मिनट में डिलीवर कर जाता है। एएमटीएसएल करेंगे तो ये ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हो गया, 30 मिनट्स तक वेट करना है, उससे ज्यादा नहीं। फिर ये उसी के स्टेप्स बताए हैं। सिंटोसिनोन आपको इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, जैसे सिंटोसिनोन का इंजेक्शन रखा हुआ है और उसके बाद जब का बेबी प्लेसेंटा डिलीवर करता है तो आपको प्लेसेंटा की सरफेस को चेक करना है। तो उसमें आपको प्लेसेंटा की फीटल सरफेस को चेक करना है और मैटरनल सरफेस को चेक करना है। तो उसमें पूरा आपकी कॉर्ड कंप्लीट कॉर्ड है, कॉर्ड को देखना है, एमनियन को देखना है। फिर मैटरनल सरफेस पे देखेंगे तो कॉटिलेंडन्स कहलाते हैं, वो पूरे हैं कि नहीं है, कोई उसमें कॉटिलेंडन टूटा हुआ तो नहीं है और मेम्ब्रेन कहीं से टूटी हुई तो नहीं है, आप उसको पूरा एग्जामिन करना है। ठीक है, यदि कुछ छूटा हुआ है तो आप उसको फिर दोबारा यूट्रस को एक्सप्लोर करना है। तो अपने कंसल्टेंट को बुलाना है तुरंत कि उसमें कुछ छूटा हुआ है, तो उसको वो कंसल्टेंट आके एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ये प्लेसेंटा चेक करने के लिए है कि आपने प्लेसेंटा वही ये एक आपका ये मैटरनल सरफेस है और ये फीटल सरफेस है। तो उसमें कॉर्ड है और ये आपकी वेसल्स हैं, सारी पूरी दिख रही हैं। ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन आप पूरा होल्ड करके देखेंगे, उसमें दिखाई देगा पूरी मेम्ब्रेन है कि नहीं।
और फिर आपने कॉर्ड में देखेंगे, कॉर्ड में यूजुअली 2 आर्टरीज और 1 वेन होती है, तो उसको आप कट सरफेस उसकी देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन यदि कॉर्ड का काट लिया जाए तो उसमें 2-3 वेसल दिखाई देंगी, यूजुअली 3 वेसल होती हैं, कभी कभी कोई एनॉमली होती है तो उसमें 2 वेसल होती हैं। यदि 2 ही वेसल है तो आपको उसके नोट में या अपने कंसल्टेंट को बताना होगा कि इसमें 2 ही वेसल है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट नील। यस मैम, अब ये है कि आपको, हाँ हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है ना मेरा साथ? मैम आपका वॉइस आ रहा है। आई जस्ट वांट टू से हेलो। मैम आपकी आवाज आ रही है, मेरे को बस ये बोलना था, ये वाला जो स्लाइड है ना, वी कैन आस्क देम बिकॉज ये डू एंड डोंट वाला है, तो ये लोग से पूछ सकते हैं मैम कि फर्स्ट वाला लाइक बियरिंग डाउन बिफोर सर्वाइकल डायलेशन ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक, आई विल आस्क। हाँ, फिर आपका है कि लेबर रूम में डिलीवरी हो रही है, 3rd स्टेज ऑफ लेबर में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला है बियरिंग डाउन बिफोर सर्वाइकल डायलिटेशन, मतलब फुल डायलिटेशन नहीं हुआ है, 10 सेंटीमीटर से कम है, आपको रिम मिल रही है या सर्विक्स मिल रही है, तो बियरिंग डाउन पेशेंट से कराना है कि नहीं कराना है? नहीं कराना है, बताएगा? नहीं कराना है, नहीं कराना है, नहीं कराना है, नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है, क्या होगा उससे? क्योंकि सर्विस क्या डिसएडवांटेज हो सकता है यदि आप बियरिंग डाउन? सर्विस का टेयर हो सकता है, सर्विक्स में टीयर हो सकता है, वेरी गुड। ना मैम, और उसका सर्विस टेयर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो फुल डायलिटेशन से पहले कभी भी टीयर वो पेशेंट को बियरिंग डाउन नहीं कराना है। और यदि आप पहले से बियरिंग डाउन कराते रहेंगे, बेबी नहीं भी डिलीवर होगा, टीयर नहीं भी होगा, लेकिन पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो आप उसको फुल पहले से जब फुल डायलिटेशन हो जाए, जब आपको हेड दिखाई देने लगे, तभी पेशेंट को बियरिंग डाउन कराना है। अदरवाइज पेशेंट पहले से ही एग्जॉस्ट हो जाएगी और टीयर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, अलाउइंग कंपेनियन विद मदर, मतलब अंदर लेबर रूम में आपको साथी को बुलाना है कि नहीं बुलाना है? बुलाना है, बुलाना है, बुलाना है। उससे क्या फायदा होगा? सपोर्ट मिले, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, पेशेंट घबराएगी नहीं, पेशेंट को मॉरल सपोर्ट मिलेगा और पेशेंट घबराएगी नहीं। बताया ना मैडम ने, पहले बताया था पिछले क्लास में, रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, इसी को रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर भी बोलते हैं, कि आप मदर को रेस्पेक्ट, ये कोई बीमारी नहीं है, डिलीवरी कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्रोसेस है डिलीवरी ऑफ, ये माँ के लिए बहुत ही यादगार क्षण होते हैं। ठीक है, तो उसमें हस्बैंड को आप बुला सकते हैं, उसके जिससे भी पेशेंट कंफर्टेबल है, उसकी माँ को बुला सकते हैं, उसकी बहन को बुला सकते हैं, उसकी सास को बुला सकते हैं, किसी भी एक कंपेनियन को आपको जरूर बुलाना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, चेकिंग प्लेसेंटा फॉर कंप्लीटनेस, करना है कि नहीं करना है? करना है। ठीक है, बिल्कुल करना है। तीसरा, पेरिनियल शेविंग करनी है कि नहीं करनी है? करनी है मैम, करनी है मैम, शेविंग करनी है। शेविंग करते हो तुम? शेविंग नहीं करनी है आपको, बाल नहीं करने के लिए बोला जाता है, इन्फेक्शन बढ़ने का चीज से बाल काटा जाता है, शेविंग नहीं करनी जाती। शेविंग करने से क्या होगा, जो पोर्स हैं, जो हेयर फॉलिकल, वो खुल जाएंगे और उसमें इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। तो आपको पेरिनियल शेविंग नहीं करनी है, बल्कि उसमें कैंची, यदि बाल बड़े बड़े हैं पेशेंट के पेरिनियल हेयर, तो आपको सीजर से उसको काटना है, या ट्रिमर आप यूज कर सकते हैं। ओपी में यदि आप कंफर्टेबल है तो ट्रिमर का यूज करना है, ना कि शेवर का। ओके, नेक्स्ट, मिल्क लेटिंग डाउन इज नॉट गुड है। मिल्क तुरंत मतलब
माँ को, बच्चे को पैदा होते ही माँ के ऊपर उस पे लगाना, लगाना, तो ये अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। ठीक है। और नेक्स्ट इज फंडल प्रेशर। फंडल प्रेशर देना है कि नहीं? नहीं देना है। ओके। नेक्स्ट, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर बच्चे को दूध पिलाना है कि नहीं? माँ का बिल्कुल पिलाना है। 1 घंटे के अंदर यदि आप माँ को बच्चे को दूध पिलाएंगे माँ का, तो एक बॉन्डिंग अच्छी होगी बच्चे की माँ की, और मिल्क लेट डाउन अच्छा होगा, दूध अच्छे से जल्दी होगा। जैसे कि कुछ पेशेंट मदर कंप्लेन करती है हमको दूध नहीं होता है, दूध नहीं होता है, तो वो कंप्लेन कम आएगी। जितनी जल्दी आप बच्चे को माँ की छाती से लगा देंगी उतना अच्छा उसका लैक्टेशन होगा आगे चल के। ठीक है। और फिर है रूटीन ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। मतलब हमेशा कोई भी पेशेंट आए तो आपको ऑगमेंट, जैसे फुल टर्म हो गई तो आपने उसको, या मतलब हल्के लेबर में आई तो आपने उसको सिंडोसिनोन लगा दिया। सब में लगाना है कि करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। रूटीन में नहीं करना है। जिसको जरूरत है, जिसमें आप पार्टोग्राफ बना रहे हैं ना, मैडम ने इतने अच्छे से पार्टोग्राफ बताया आपको, तो उसमें ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर के वो रहते हैं। जब लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं अच्छे आ रहे हैं, तभी आपको ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर करना है। और यदि कॉन्ट्रैक्शन अपने आप से अच्छे आ रहे हैं तो और पेशेंट प्रोग्रेस कर रही है तो आपको ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर नहीं करना है। रूटीन एंटीबायोटिक्स यूज करनी है कि नहीं करनी है? नहीं करनी है। एंटीबायोटिक देना है मैम, क्योंकि इनको फीवर होगा तभी एंटीबायोटिक देनी है। रूटीन एंटीबायोटिक्स नहीं करनी है। अभी मैडम ने बताया ना आपको सेफ 6 क्लीन्स के बारे में। यदि आप 6 क्लीन्स इस्तेमाल करेंगी, आप सरफेस इस्तेमाल करेंगी, कॉर्ड केयर करेंगी अच्छे से, पूरा आप पेशेंट का पूरा पेरिनियम सब चीज सफाई से सब चीज करेंगी, इंस्ट्रूमेंट आप स्टेलाइज यूज करेंगी, सब करेंगी, तो आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत ही नहीं है। बैक्टीरिया कहाँ से आएगा? बैक्टीरिया तो कई से, यदि पेशेंट को पहले से इन्फेक्शन है या फीवर है या उसका कोई प्रॉब्लम, रूटीन एंटीबायोटिक नहीं देनी है। ओके। नेक्स्ट इज रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर देनी है कि नहीं पेशेंट को? देंगे मैम, देंगे मैम, देंगे, सबको देनी है। देंगे मैम। प्राइवेसी सबका अधिकार है, कॉन्फिडेंशियलिटी सबका अधिकार है। पेशेंट कोई चीज नहीं बताना और नेक्स्ट, पेरिनियल सपोर्ट देना है कि नहीं देना है? देना है मैम, पेरिनियल सपोर्ट्स देना है। डिलीवरी, हाँ डिलीवरी के टाइम में पेरिनियल सपोर्ट देना है कि नहीं? जी मैम, देना है। पेरिनियम सपोर्ट देना है डिलीवरी के समय। पेरिनियल सपोर्ट देना है, अदरवाइज पेरिनियल टीयर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नील, कोई और स्लाइड? फिर आपके पास आया की मैसेज, मतलब इस पूरी बात को डिस्कस करने के बाद क्या आपको समझ में आया? इसमें क्या आपको पॉइंट नोट करने के लिए कि हमेशा जब डिलीवरी हो रही है तो 10 यूनिट्स ऑफ सिंटोसिनोन आप डिलीवरी ट्रे के बराबर में लोड करके प्री फिल्ड सिरिंज मतलब लोड करके रख लीजिए, जिससे कि आप विद इन 1 मिनट तभी दे पाएंगी। यदि जब बच्चा बेबी आउट होगा तब आप लोड करेंगी, तब लगाएंगी तो टाइम लगेगा। इसलिए जब भी डिलीवरी के लिए आप तैयारी कर रही हैं, डिलीवरी ट्रे तैयार करती हैं, उसी के साथ ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट लोड करके रख लेना है। दूसरा है एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, स्टार्ट्स ब्रीथिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। तो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर सब बच्चों को देनी है जो तुरंत क्राई करने लगते हैं। जैसे आपने जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वैसे ही तुरंत क्राई कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, माँ के पेट पे रख के और फिर उसको कंगारू मदर केयर दे सकते हैं, जैसे बच्चे की छाती पे रखते हैं, तो उससे बॉन्डिंग अच्छी होती है। तीसरा है परफॉर्म AMTSL।
AMTSL और कॉर्ड क्लैम्प कितनी देर में करते हैं वो तो मैडम ने बताया होगा। 1 मिनट के बाद कॉर्ड क्लैम्प करनी है यदि बच्चा तुरंत रोया तो, और यदि बच्चा नहीं रो रहा है, बच्चे को कोई दिक्कत है, तो तुरंत कॉर्ड क्लैम्प करके पीडियाट्रिशियन को बच्चे को दे देना है, तो फिर वो आगे का मैनेजमेंट वो करेंगे। ठीक है। और AMTSL सब पेशेंट में करना है प्लेसेंटा की सेपरेट करने के लिए, तो वो हम तीनों चीज बता ही चुके हैं। उसमें 10 यूनिट सिंटोसिनोन देना है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करना है, यूट्राइन मसाज करनी है। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं AMTSL के। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू। किसी को सब समझ में आया? नहीं आ गया। पहले से आता था कि यहाँ पे कुछ और आ गया? नहीं मैम, पहले से आता था, आप बता चुकी हैं। और किसी को? अच्छा तुम चुप रहो गीता, और लोगों को बोलने दो। नील? हाँ जी मैम। हाँ, और कुछ नहीं मैम, थैंक यू सो मच मैम। किसी को कोई सवाल है क्या? कोई कुछ क्वेश्चन करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ पूछो। लग रहा है मैम समझ में आ गया सबको। सबको सब कुछ समझ में आ गया। अब मैम एक क्वेश्चंस इनको शेयर करेंगे, जैसे हम लोग बैच एस में किया करते थे ना, तो सेट ऑफ क्वेश्चंस इनको शेयर करेंगे। बट ना लास्ट टाइम आई एम वेरी डिसअपॉइंट, थोड़ा सा, नॉट ज्यादा, ये क्योंकि अभी किया नहीं। मैं स्टॉप कर देती हूँ रिकॉर्डिंग, आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। आप लोग को कोई सवाल होगा ग्रुप में आप लोग पूछिएगा, ठीक है? मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है केवल। और नेक्स्ट सेशन तो हमारा नेक्स्ट वेडनेसडे को होगा।